discuss electrochemistry. Chapter number 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब देखो नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रो मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा, केमिस्ट्री पता है केमिकल रिएक्शन. अगर हम मान लें इलेक्ट्रो मीन्स हो गया इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, इलेक्ट्रिक करंट बोल दो या इलेक्ट्रिक एनर्जी, कुछ भी मतलब इससे रिलेटेड. और केमिस्ट्री मीन्स क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस और क्या बोल सकते हैं, केमिकल एनर्जी, कुछ भी मतलब, और कुछ भी ऐसा हो केमिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शन से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी से कुछ भी इनके आपस में जो इनका रिलेशन होगा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो इस चैप्टर में हम डील करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी से और उनसे रिलेटेड जो भी चीजें होती है उससे डिस्कस करेंगे. यही हमारी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. क्या है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से लग रहा है इलेक्ट्रिक करंट दो जिससे केमिकल रिएक्शन हो जाए, या केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन जाए, या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाए. इस सब की जो डील होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के थ्रू, वो क्या होगी आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. क्या होगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ी जनरल चीजें पढ़ लेते हैं. सबसे पहले मुझे बताइए ऑक्सीडेशन क्या होता है. तो पहले तो यही पता होना चाहिए. अगर यही नहीं पता तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या पढ़ेंगे. ऑक्सीडेशन का मतलब है, आप लोगों ने पढ़ा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ, याद है पढ़ा था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन 10th क्लास में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कहते हैं इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक, ये डेफिनेशन आपकी 11th क्लास में है आपकी कॉपी में. और मेन जो है और क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. तो ये दो बातें आपको याद है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन. जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल ले लिया Na प्लस इलेक्ट्रॉन, इसने लिया कि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इट लूज वन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन. क्या है, ऑक्सीडेशन की. और अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले 0 से क्या होगी, +1, इंक्रीमेंट हो गया, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. इतनी बात समझ में आई, इतनी आ गई ऑक्सीडेशन है. अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रिडक्शन की. भाई ऑक्सीडेशन की बात हुई है तो रिडक्शन की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता. तो रिडक्शन क्या बोलता है, इसका जस्ट अपोजिट क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और डिक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इंक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट. इसी तरह और क्या है, और डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करना. भाई कॉपर को देखो, ये कॉपर +2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये बन गया कॉपर. तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन. और यहाँ देखो, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन है, 0 से +2 ना डिक्रीमेंट हो गया ऑक्सीडेशन नंबर में. तो ये क्या है आपका, रिडक्शन है. ये क्या है आपका, रिडक्शन है. ठीक, तो ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया. आई थिंक आपका धुंधला आ रहा है. यस, ठीक, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया. ठीक, अब क्या आता है, रिडॉक्स रिएक्शन. क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन, बताओ. रिएक्शन which involve a chemical reaction which involve oxidation and reduction, both the process is called redox reaction. तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन
which involve both oxidation and reduction is called redox reaction। या फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड redox reaction। दोनों प्रोसेस एक साथ हो, जैसे कि H2S इसमें सॉरी हम उसमें क्या डालते हैं, H2S Cl2 gives 2HCl प्लस S। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, अगर मैं यहाँ पूछूं सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, और इसने क्या करा, हाइड्रोजन को ऐड कर लिया। तो यहाँ वैसे ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल सकते हैं 0 -1, 0 से -1 यानी कि रिडक्शन, और यहाँ क्या है -2 से 0 यानी कि ऑक्सीडेशन। ये आपने 11th में भी किया है, किसमें, रिडॉक्स रिएक्शन में, सब आप लोगों ने किया है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको चैप्टर में समझ में आए कि इस चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करते हैं। ये थी जनरल बात। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है हमारे, हमें 3 पार्ट में पढ़ना है। एक पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट, एक क्या है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट। इसके अंदर सेल्स, बैटरी आप पढ़ते हैं ना, टॉर्च में सेल होता है, रिक्लेंशियल सेल, ये ड्राई सेल, बैटरीज इन्वर्टर में और आपकी कार में, ये सब हमें इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। सेकंड पार्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब है किसी सोल्यूशन के अंदर कैसे कंडक्टिविटी होगी, कैसे करंट होगा, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कहोगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, अरे आपने देखा होगा बताइए, बहुत सारी लेडीज क्या करती है, चांदी की चीज पे सोने का, कहते हैं ना, सोना लगवा दिया, सोने का पानी, इस टाइप की चीजें। तो ये प्रोसेस हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस में आती है। और कई सारे रिफाइनिंग प्रोसेस भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस में लेते हैं। रिफाइन करना, किसी भी चीज की प्रोसेस को क्या करना, प्योर करना। क्यों प्योर करेंगे, रिफाइनिंग होगी तो उस पर दूसरी पे उसकी क्या होगी, लेपिंग हो जाएगी। लेकिन हम इस चीज को आराम से करेंगे, मैं इस तीनों चीजों को आपको समझाऊंगी। लेकिन आज हमारा जो अभी हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट। कौन सा करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट की मैंने बात करी है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट में क्या आता है, सबसे पहले क्या आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल पार्ट में, इलेक्ट्रोड आएंगे। इलेक्ट्रोड भाई आप लोगों ने आपसे सुना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, आप लोगों ने सुना होगा कैथोड है, एनोड है, वो सब चीजें क्या है। तो हम पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड क्या है। पहले तो पता होना चाहिए इलेक्ट्रोड क्या होते हैं हमें, है ना। अगर हमें यही नहीं पता तो हम कैसे करेंगे। आप लोगों ने आज तक 10th क्लास में भी सुना होगा, 11th में भी सुना होगा आपने इलेक्ट्रोड के बारे में, तो कैथोड और एनोड सुना होगा आपने, पर ये है क्या चीज, ये चीज है, ये सरफेस है का, जो रिएक्शन को मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने के लिए प्रोवाइड होता है। तो ये क्या है, सरफेस एट which oxidation and reduction take place। ऐसी जगह जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अगर जनरली हम ये बोलते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड बोलते हैं, जहाँ रिडक्शन होता है उसे कैथोड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। कैसे, एक होते हैं एक्टिव, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, और एक होते हैं इनर्ट। इनर्ट के नाम से लग रहा होगा ये पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे कि अगर मैंने Zn कोई रोक ली, उसे उसकी किसी सोल्यूशन में डाला, तो यह करेगी Zn क्या होगा, डिसॉल्व होगा, Zn + 2 इलेक्ट्रोड। तो Zn ये क्या था आपका इलेक्ट्रोड, भाई ये सरफेस एरिया था, इसने खुद ही पार्टिसिपेट कर लिया, खुद ही कर लिया पार्टिसिपेट ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रोड है। क्या है आपका इलेक्ट्रोड, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक, अगर मैं प्लेटिनम ले लूँ, उसी इलेक्ट्रोड के साथ मैं प्लेटिनम ले लेती हूँ, ऐसे इलेक्ट्रोड, जैसे कोई गैस का मुझे इलेक्ट्रोड बनाना है या किसी और चीज का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो उसमें मैं क्या लेती हूँ, इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लेती हूँ। ये खुद अगर मैंने ले लिया तो ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इनका जो ये जो सोल्यूशन है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है, अभी बताती हूँ इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये
पार्टिसिपेट करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपके इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं एक्टिव जो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, एक होते हैं इनर्ट। इनर्ट का मतलब वो जो बहुत हाई लेवल, जैसे प्लेटिनियम, ऐसे क्या होंगे आपके इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे। एक्टिव में क्या होंगे? जिंक हो गया, आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, और आपका क्या कहते हैं आयरन का बना लीजिए, ठीक है। इस टाइप के आपके क्या हो जाएंगे? एक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे। इसे आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद अगले टर्म लिखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जो क्या करता है आपका, जो आयन को कंटेन करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका? इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका? अ सोल्यूशन which contain ions. A solution which contains ion. A solution which contain ion is called electrolyte. ठीक है। ये क्या होता है? ये एक तरह का क्या होता है? आयनिक कंडक्टर होता है। कैसा होता है? आयनिक कंडक्टर। क्यों मैंने बोला आयनिक कंडक्टर? क्योंकि ये आयन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आयन है तो कंडक्टेंस किसके थ्रू होगी? कंडक्टेंस जो होगी मेरी वो किसके थ्रू होगी? आयंस के थ्रू होगी। तो इसीलिए इसे बोलते हैं आयनिक कंडक्टेंस। और ये जो हमने पढ़े, आज तक पढ़े ना अपने मेटेलिक में किसकी तरह कंडक्टेंस होती है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो इनमें क्या होगी? आयन के थ्रू होते हैं। अगर इलेक्ट्रोड होता, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड की, तो वो तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं जो अंदर ये तो हमारा इलेक्ट्रोड है, जो ये है इलेक्ट्रोड है। और ये क्या है? मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? आयन होते हैं। तो ये क्या करता है? आयनिक कंडक्टेंस करता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस शो करता है। दोनों को पता होना चाहिए कि कौन क्या करता है। इलेक्ट्रोलाइट के कुछ जनरल टर्म्स है, डेफिनेशन में शुरू कर सकती थी, लेकिन पहले आपको जनरल चीजें पता होनी थी, तब आपको चैप्टर को समझनी। पता है इस चैप्टर में ड्रॉबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको बताऊं। और आप लोगों का ड्रॉबैक क्या होता है? आप लोग पता क्या करते हैं? सीधा इस चैप्टर को पढ़ेंगे और सीधा जंप कर देंगे न्यूमेरिकल्स में। इसमें सीधा फार्मूला आया, फैराडे का फार्मूला खुद करने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चन निकलेंगे नहीं तो फिर कहेंगे तो क्लियर नहीं है। अगर आप इस चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करके चलोगे ना बच्चा, तो इस चैप्टर ये सबसे अच्छा चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री बायो वाले बच्चों को बहुत बेकार लगती है, लेकिन मैं आपको बताऊं फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। अगर आप कंसेप्ट क्लियर रटे नहीं, रटना नहीं है, समझना है, जो डेफिनेशंस आती है उनको ऐसे इतना फार्मूला याद करना है कि ये फार्मूला याद हो गया। अगर फार्मूला ना भी याद हो, मैं बार बार बोलती हूँ फार्मूले से बेटर है आप कंसेप्ट करो, फार्मूला अपने आप बन जाता है। लेकिन वही दिक्कत है, फार्मूला रट के उसमें आंसर पुट करने की कोशिश की, कोई वैल्यू समझ में नहीं आती, फिर कंफ्यूज। ठीक, पहले कंसेप्ट समझो फिर न्यूमेरिकल पे जंप करो। ठीक, तो अच्छा अब ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पढ़ ली मैंने, बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई है, इलेक्ट्रिक से केमिकल बनाया, यही कंसेप्ट करना था। तो क्या हुआ? हमने कैसे बैटरी बनाने की सोची या कैसे हमने कोई सेल बनाने का सोचा? भाई कोई साइंटिस्ट कुछ करता है उससे पहले कुछ तो आइडिया होना पड़ता है ना, क्यों कर रहा है। तो उससे उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट। ये कुछ नहीं, ये कंसेप्ट है, ये अभी कुछ नहीं है आपके एनसीईआरटी में, कुछ नहीं है, कंसेप्ट है। पहले आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर आप हम सीधा टॉपिक पे चल पाएंगे। क्योंकि अगर ये हमें क्लियर नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा। भाई हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेकिन ये कहाँ से आया, क्यों किया, हमें ये क्यों के जवाब तो हमारे पास होंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये बहुत पढ़ा होगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में, पता है ना ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, 10th क्लास में बहुत क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और ये जिंक की रोड है। ठीक है, अगर मैं इनको ऐसे डालती हूँ तो आप देखते हैं कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर क्या होता है, ब्लू कलर से डिसअपियर हो जाता है। ये पढ़ा है आपने? तो पढ़ा है ना, क्यों होता है? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर हम Zn की रोड डालते हैं तो क्या बन जाता है, ZnSO4 बन जाता है। और आपने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कॉपर क्या होता है, उसकी सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। यही पढ़ा था 10th क्लास में कि क्या बताते थे 10th क्लास में कि भाई कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में अगर जिंक डालेंगे, जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो क्या करती है लेस रिएक्टिव मेटल्स को उन्हीं के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। ये 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक, ये आपने पढ़ा था, कोई मैं गलत नहीं कह रही, यही है, लेकिन ये क्यों हुआ हम इसको देखते हैं।
अब यहाँ पर क्या होगा, ये Zn+2 में टूटती जा रही है और यहाँ लिखती जाती है, आते जा रहे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया बात है। इसके अंदर बैठा हुआ है Copper+2 भी बैठा हुआ है और SO4+2 भी है, ये तो आपको मिल जाएंगे, ZnSO4 बना देंगे। अब ये कॉपर क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन फटाफट से ले लेगा, जैसे दिख रहे 2 इलेक्ट्रॉन लाओ 2 इलेक्ट्रॉन दो और कॉपर बन गया। अब कॉपर क्या होगा, कॉपर क्या होगा, इस मेटल के ऊपर क्या हो जाएगा, कॉपर अटैच हो जाएगा इस मेटल के ऊपर, ठीक है। इस मेटल के ऊपर क्या होता है, कॉपर क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये इस रिएक्शन के लिए मुझे बताओ, मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ी, मैंने क्या करा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर मैंने Zn की लोड डाल दी और मैं बैठ गई देखने के लिए, कुछ हुआ, अपने आप हो गया जो होना था, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, मैंने तो मेहनत करी, अपने आप इन दोनों ने रिएक्शन करी, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और Zn ने क्या बना लिया, ZnSO4 बना लिया। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हुई, स्पॉन्टेनियस, कैसी हुई ये रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई, कैसी हुई, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुई। और अगर ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होता है मुझे बताओ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी कैसा होता है, माइनस होता है, याद आई 11 थर्मोडायनेमिक, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या होता है, माइनस। माइनस का मतलब है डेल्टा जी को क्या बोलते थे, थोड़ी थर्मोडायनेमिक में क्या बोलते थे, W यूजफुल वर्क, याद है कुछ नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी नहीं है तो कैसे याद है, मैं चलो मैं बताती हूँ। डेल्टा जी को बोलते थे गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की नेगेटिव आती थी, इसे बोलते थे यूजफुल वर्क। यानी देखो क्या है, मान लो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक, उसकी एनर्जी पहले 500 जूल या कैलोरी जूल थी, ठीक। अब जब मैंने कुछ रिएक्शंस करी तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, 500 से 300 हो गई, ये 200 कहाँ गई, ये 200 की अगर अपने आप रिएक्शन हो रही तो कुछ तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अगर अपने आप एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब कहीं भी यूज हो रही है, तो वो 200 जूल या 200 कैलोरी एनर्जी कहाँ गई, वो जो कमी है वो क्या है, आपकी गिव्स फ्री एनर्जी है। क्या है वो, गिव्स फ्री, किसी भी रिएक्शंस को अपने आप कराने पे जो भी उसकी एनर्जी में कमी हुई है वो क्या है, आपकी गिव्स फ्री एनर्जी है। इसी से जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो मतलब एनर्जी मॉलिक्यूल्स ने दी है, उसी को हम यूज कर सकते हैं इसमें यूजफुल वर्क में। अब एक बात बताओ, मैंने क्या करा, मैंने काम करना शुरू करा, ठीक, चलो मैंने क्या, हमारा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी बच्चे ने क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे, ठीक, उसने एक चैप्टर कर लिया, 2 चैप्टर कर लिया, 3 चैप्टर कर लिया, ठीक, 3 चैप्टर करता जा रहा है, उसके दिमाग में क्या होगा, उसका दिमाग का एक समझ लेते कंप्यूटर का स्टोरेज फिल होता जा रहा है, उसके दिमाग का स्टोरेज क्या हो रहा है, फिल होता जा रहा है, ठीक है। तो जो दिमाग का स्टोरेज पहले था, मान लो उसका जितना भी था उसका आधा हो गया, यानी 50% उसका बचा है, लेकिन 50% का क्या हो, खत्म हो गया, हम खत्म हो गए उस चीज़ को, क्योंकि उसमें नॉलेज बढ़ गई है, 50% उसका खत्म हो गया। तो 50% कहाँ है, उसकी नॉलेज भरी हुई है उसमें, यानी उसने क्या करा है, पढ़ के कुछ चीज़ें क्रिएट करी हैं, उसी जो उसकी नॉलेज है उससे तो वो कोई इन्वेंशन कर सकता है, यानी वही तो क्या है, यूजफुल वर्क है। ऐसे ही जब भी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है तो उसकी एनर्जी में जो कमी होती है उसे बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी, और वही हमारा क्या होता है, यूजफुल वर्क होता है। 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स के डेरिवेशन कराते हैं, वो डेरिवेशन देखो, ठीक। अब ये क्या है, यूजफुल वर्क है, देखो, यानी इसका मतलब इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी माइनस होगा तो कुछ एनर्जी इसने मॉलिक्यूल्स में बनाई होगी। अब वो मॉलिक्यूल एनर्जी देखो, वो एनर्जी क्या होगी, या तो उस हीट में क्या करी, वो एनर्जी रिलीज कर दी, यानी हमने रिएक्शन करी और रिएक्शन करने पे क्या हुआ, हमारा जो एक कंटेनर है वो गर्म हो गया, एक्सोथर्मिक हो गई, हीट एनर्जी की फॉर्म में निकाल दी, किसी फॉर्म में से हीट की फॉर्म में निकाल दी, उस एनर्जी को किसी भी फॉर्म में निकाल दी, पर उससे क्या हम कोई काम कर पाए, नहीं, एनर्जी निकल गई, कहाँ चली जाएगी, सराउंडिंग में चली जाएगी, बात खत्म हो गई, हमने उससे कुछ काम थोड़े किया, क्या मेहनत करके भी क्या फायदा होगा भाई। जिनको हमने कॉपर सल्फेट में डाला, कॉपर सल्फेट का ब्लू रंग गायब हो गया, लेकिन इससे क्या हमें कोई फायदा हुआ, हमने क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, हमने कोई इसको इतनी केमिकल एनर्जी जो बनी थी हमारी गिव्स फ्री एनर्जी, केमिकल एनर्जी, क्या इससे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी, नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई, क्योंकि भाई हमने इलेक्ट्रॉन निकाले, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, यहाँ का यहाँ काम हो गया, तो यहीं की यहीं सारी हीट रह गई, हीट तो बाहर गई नहीं। जब हीट बाहर, हीट का मतलब है जो भी आपकी केमिकल एनर्जी वो आपने कोई वर्क ही नहीं किया, यूजफुल वर्क, तो इससे क्या प्रोवाइड होता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर लेती, ये किसी तरह से मैं कॉपर ना भरती इसके अंदर,
क्या बनती है, इसके अंदर ZnSO4 ही रहती है, जिंक के अंदर तो उसके अंदर क्या बनते हैं, इलेक्ट्रॉन बनते हैं, और कोई वायर लगा देती मैं इस इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाती हूँ, इसे सर्किट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं, फिर से समझा देती हूँ, इसको हो गया। ये क्या है, ZnSO4 का सोल्यूशन ले लेते हैं, इसमें डालते हैं Zn0, ठीक, Zn0 डालते हैं, तो वही होता है काम, तो सेम ही होता है। Zn क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब पूछोगे ऑक्सीडाइज की तो हर की प्रॉपर्टी होती है, वो आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। अगर मैं यहाँ कोई सर्किट लगा दूँ, मतलब कोई वायर लगा दूँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, धीरे धीरे बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, भाई मेटल की वायर लगाई, वायर से होते होते बाहर निकलने लग जाएंगे, क्या निकलने लग जाएंगे, बाहर निकलने लगेंगे। कुछ और मैं अलग आगे कुछ अभी मैं बताती हूँ क्या करेंगे, आगे मैं कुछ और कैसे भी अरेंजमेंट कर दूँ कि इससे मैं क्या करूँ, अभी मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन थे इसकी एनर्जी में बाहर ले आई, फ्लो करा दिया मैंने उनका। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कैसे होगी, करंट फ्लो हो जाएगी। भाई हमें पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, करंट फ्लो हो जाएगी। तो क्या होगा, इससे हम क्या कर सकते थे, इस केमिकल एनर्जी से हम क्या कर सकते थे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते थे। तो हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट करके ये समझा कि हम सेल कैसे बना सकते हैं, ठीक। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने ये सेल लिए, इसी के सोल्यूशन में लिया, तो इलेक्ट्रोड इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक, ये तो आया ना। भाई ये जिंक ZnSO4 है, सोल्यूशन में लिया, तो Zn की जो मेटल होगी किसमें आएगी, Zn+2 प्लस SO4 सॉरी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो सोल्यूशन के अंदर तो आ गए Zn+2, ठीक, और रोड पे आ गए इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो सोल्यूशन के अंदर कैसे चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है या नहीं। सोल्यूशन के में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और रोड पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल जनरेट हो गया। अच्छा मैंने क्या करा, अपने हाथ को रखा, ठीक, इस हाथ से मैंने कुछ किया, भाई इसके थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, कुछ पोटेंशियल, भाई दोनों हाथों का, भाई मैंने सिर्फ टीवी से मारा, कुछ तो पोटेंशियल डेवलप होगा, भाई इतना नहीं होगा कि मुझे करंट लग जाए, पर कुछ तो जनरेट हुआ होगा ना पोटेंशियल। जब दो इलेक्ट्रिक माइनस और पॉजिटिव, दो अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और इसी पोटेंशियल जनरेट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस इन मेटल सोल्यूशन एंड रोड एंड मेटल रोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं इसकी डेफिनेशन, तो ये जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किया हुआ, जो चार्ज डिफरेंस हुआ, द सेपरेशन ऑफ चार्ज एट इक्विलिब्रियम। भाई इक्विलिब्रियम में तो आ गया होगा, इक्विलिब्रियम कैसा है ये चीज मैं बता देती हूँ पहले। देखिए भाई देखो Zn इसमें कन्वर्ट होगा, Zn आप डेफिनेशन उतार लीजिए, ठीक, मैं इधर ले लीजिए। देखो Zn क्या है, Zn+2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। भाई एक स्टेज तो ऐसी आएगी ना, जब इनके बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब इनके बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आ गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे और पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा। इस समय जो चार्ज सेपरेशन हो गया है, क्या हो गया, चार्ज सेपरेशन हो गया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन दोनों की सेपरेशन की वजह से जो चार्ज डेवलप हुआ है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा ये रिएक्शन तो यही रुक जाएगी, आगे होगी ही नहीं। ये रिएक्शन कब हो सकती है, या तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को कोई आगे वायर लगा दूं, इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, भाई यहाँ पर क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कमी हो गई, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में, तो सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। क्या होगा, और आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ली चैटलियर पढ़ा है ना, ली चैटलियर क्या कहते हैं, यहाँ समझो। Zn रिवर्सिबल, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पर एक वायर लगा दूँ, याद सुनना, अगर मैं यहाँ एक वायर लगा दूँ तो ये हट गया, तो क्या होगा, प्रोडक्ट में कमी हो गई। जहाँ कमी होती है और जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, रिएक्शन क्या होता है, इसके अपोजिट। यहाँ कमी हो गई, यहाँ ज़्यादा है, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और ज़्यादा Zn+2 आयन क्या करने लग जाएंगे, ब्रेक होने लग जाएंगे। Zn+2 आयन और ज़्यादा ब्रेक होने लग जाएंगे। इसीलिए हम वायर लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन मूव होते रहे, Zn+2
और ब्रेक होता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपने डेफिनेशन उतार ली होगी। डेफिनेशन उतारने के बाद अभी तक समझना बहुत जरूरी है, अभी इतने में काम खत्म नहीं हुआ है। ठीक, तो देखिए ये जनरल लेक्चर ही चल रहा है कि देखते देखिए, और मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो में सिर्फ जनरल ही हो पाएगा। क्या है, देखो ये क्या है, आपकी मेटल है, कोई भी मेटल है एम। ठीक, दो तरीके हैं, ये मेटल ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, या ये ऑक्सीडाइज वाली जो मेटल है ये रिड्यूस भी हो सकती है। तो यानी इसका मतलब क्या है, एम एन अभी तो तुम्हें ऑक्सीडाइज बता रही थी ना, तो जनरल जिनकी बात कर रहे थे, अब जनरल की बात कर रहे हैं, एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक, ये दो कंडीशन हो सकती है, मेटल क्या हो सकती है, मेटल आयन में ऑक्सीडाइज भी हो सकती है, और मेटल आयन जो भी उसी का सोल्यूशन होगा, सेम सोल्यूशन, मेटल आयन इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें हो सकते हैं, मेटल में क्या हो सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं। दोनों ही कंडीशन हो सकती है। अब हमें क्या पता चलेगा, जैसे आप क्वेश्चन आते हैं जिनका हमें क्या पता चलेगा कि उसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। देखो दोनों केस होंगे, इस केस को क्या बोलेंगे, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है भाई, यहाँ पे क्या आ रहा है, इसमें क्या होगा, ऊपर वाले केस में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव, भाई ये रिड्यूस होगी, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इनकी वजह से जो जनरेट हुआ पोटेंशियल उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नहीं बात नहीं है, फिर से सुनो भाई, देखो Mn था, Mn किस में कन्वर्ट हो गया, Mn+2 में। रोड में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रहेंगे, रोड में रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेगा रोड में, आयन आ गए सोल्यूशन में, इलेक्ट्रॉन रहेगा रोड में, आयन आ गए सोल्यूशन में। ठीक है, आयन सोल्यूशन में आ गए और इलेक्ट्रॉन रोड पे रह गए। देखो आयन सोल्यूशन में आ गए पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन रोड पे रह गए, तो इनके बीच में कौन सी प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन हुई, तो इन्हें बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, समझ लोगे। ठीक, और इसका एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं सोल्यूशन प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे, सोल्यूशन प्रेशर। ये थोड़ा सा हाई है, ये आपकी बुक्स में नहीं दे रखा होगा, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज बता दें, इसको बोलते हैं सोल्यूशन प्रेशर। क्या बोलते हैं, सोल्यूशन प्रेशर। ठीक, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है भाई ये अपोजिट, इसमें क्या होगा, मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। भाई क्या हो रहा है, मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, मेटल डिपॉजिट हो रही है, मेटल इसके अंदर डिपॉजिट हो गई कोई, और यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। सॉल्यूशन कैसा हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया, कि सॉल्यूशन में चलेगा हमारा इलेक्ट्रॉन। ये कैसे हुआ, ये समझो, अगर ये हुआ कैसे होगा, मैं बता देती हूँ, इसको अभी इससे मत समझो, इससे मैं समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट बाद समझ। ठीक, अगर मैं इस वायर में इसे इलेक्ट्रिसिटी दे दूँ, इलेक्ट्रिसिटी से मेटल में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, मेटल में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी पॉजिटिव आयन होगा उससे रिएक्शन कर लेंगे, तो क्या होगा, रिडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी। कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, रिडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी। इस रिडक्शन को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर तो पहले पढ़ा था, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर है। क्या, जब कोई भी Mn आयन इलेक्ट्रॉन लेकर M में रिड्यूस हो जाएगा, वहां तो M क्या हो रहा था, Mn+ में ऑक्सीडाइज हो रहा था, यहाँ क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या होता है, हमारी जो मेटल होती है उसकी टेंडेंसी होती है, जब किसी भी रोड को, किसी भी मेटल की रोड को, अब मेरे पास अब समझ में आ गया, जब किसी भी मेटल की रोड को उसी की सॉल्यूशन में इमर्ज करते हैं, उसी की सॉल्यूशन में हमने क्या किया, इमर्ज करते हैं, तो वो दो टाइप कर सकती है। वो क्या कर सकती है, मेट सॉल्यूशन से आयन लेकर उन्हें क्या कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, या मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो सकती है। मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, या बाहर से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। दोनों प्रोसेस हो सकती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसपी यानी सॉल्यूशन प्रोसेस, इसे बोलते हैं ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी बात समझ में आई। अगर देखो, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन सॉल्यूशन प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ज्यादा है, रिडक्शन की प्रोसेस से अभी पोटेंशियल है। अगर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ज्यादा है किसकी कंपैरिजन में, रिडक्शन की कंपैरिजन में, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर आपका Sp, देखो एक ही मेटल है, वो दोनों काम करती है, एक मेटल क्या करेगी, दोनों काम करेगी, दोनों से रोक नहीं सकते। वो क्या करेगी, जो भाई क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन एक ही काम में, भाई ये क्या करेगी, ये Mn+ होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, अब यहाँ ये जो Mn मैंने वापस से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन लेकर M में बदल जाएगी, दोनों काम
काम एक ही मेटल करेगी, दोनों काम एक ही मेटल कर रही है। अगर वो ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसको बोलेंगे सोल्यूशन प्रेशर, और अगर वो रिड्यूस हो रही है उसे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों का काम होगा। अगर सोल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है तो मेनली पूरी प्रोसेस में क्या होगा, जनरली ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, रिडक्शन तो ना के बराबर होगा, हल्का फुल्का होगा। वो उसलिए हम क्या करते हैं, उसे नेग्लिजिबल कर देते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर आपका OP ग्रेटर देन किससे हो जाए, SP से, तो कौन सी प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस होगी रिडक्शन। तो जनरली प्रोसेस कौन सी होगी, रिडक्शन की। तो समझ में आया। तो रिडॉक्स जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 2 टाइप के होते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। मेन बात ही समझा दी मैंने। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है, मेटल ऑक्सीडाइज होती है। क्या होती है, मेटल ऑक्सीडाइज होती है। क्या होती है, मेटल ऑक्सीडाइज होती है। ठीक, अभी मैंने बता दिया क्यों ऑक्सीडाइज होती है, दोनों ही काम करती है। तो मेटल जनरली क्या होगी, ऑक्सीडाइज होती है। इसे लिखते कहते हैं पोटेंशियल को E से करते हैं। ठीक, इससे करते हैं E से। इसमें क्या होता है, M/Mn प्लस। इसका मतलब क्या है, ये 0 से +n में कन्वर्ट हो रही है। हमने ये डैश क्यों लगाया, डैश हमने लगाया दोनों की फेज चेंज से। ये किसमें था, सॉलिड स्टेट में, ये किसमें था, आयन स्टेट में, लिक्विड में। तो अगर दोनों की स्टेट सेम होती तो हम कॉमा भी लगाते थे। ऐसे लिखने का तरीका क्या है, M से अगर मुझे इसका लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, E=Zn/Zn+2। इसका मतलब क्या है, Zn से Zn+2 में कन्वर्ट होगा। देखो 0 मतलब Zn से Zn+2 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको आप देखेंगे, देखिए पेपर में ये थ्योरी नहीं आई, ये लिखा होगा। इससे आपको समझना होगा इस कंपाउंड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और एक बात, जिस कंपाउंड का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। क्या होगी वो, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा, ज्यादा होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बस ये बात गार्ड मान लो, जिस भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और क्या होगा उसका, उसकी रिड्यूसिंग नेचर। भाई आपने पढ़ी थी ना, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे, रिड्यूसिंग एजेंट याद है, उसका अपोजिट होते थे, ऑक्सीडेशन के अपोजिट होते थे। क्या होते थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते थे, जो दूसरों का क्या करते थे, रिडक्शन करते थे, खुद का ऑक्सीडेशन करते थे। उल्टा होता है ना। तो मैंने कहा जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन होगा, यानी उसकी रिड्यूसिंग नेचर क्या होगी, ज्यादा, वो दूसरे को ज्यादा रिड्यूस करेगा, वो दूसरे को ज्यादा रिड्यूस करेगा। ठीक, इसके बाद आता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, बताओ जी। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, उस कंपाउंड का रिडक्शन होगा, यानी Mn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन इस Mn। ठीक, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसे डिनोट करने का तरीका है Mn+Mn, यानी ऑक्सीडेशन से 0 ऑक्सीडेशन होगी। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्या रिप्रेजेंट करने का, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और इसके लिए भी क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये बात ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल Rp, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर या नेचर और एजेंट, कई सारे वर्ड हम यूज कर लेते हैं, नेचर जो भी लगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर और ये करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर अच्छा होगा। यानी वो दूसरे को उतना ही अच्छी तरह ऑक्सीडाइज करेगा, वो दूसरे को उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे हम कॉपर की बात करते हैं तो देखो, अगर मैंने E के साथ लिख दिया कॉपर +2 से कॉपर, अब ऑक्सीडेशन में देखो +2 से 0 कमी हो रही है, इसलिए कौन सा पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक, अब इसी बात को अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लूँ, इन्हीं को मैं इसमें ले लूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लूँ। कैसे ले लूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन में मैंने ले लिया, उसे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, 1 बार। ठीक, प्रेशर क्या होता है, 1 बार होता है, और आपका क्या करते हैं, कंसंट्रेशन कितनी होगी इसके लिए, 1 मोलर होगी,
और टेम्परेचर कितना होता है, फिक्स होता है। मैं पहले 11th क्लास में बता चुकी हूँ कि अब नए नॉर्म्स आ गए, पहले बोलते थे 0 to 273, अब नए नॉर्म्स आ गए हैं फिक्स कोई एनी टेम्परेचर। लेकिन इन केस ऑफ मेटल हम लेते हैं कितना 25 डिग्री सेल्सियस और 298, इसमें हम जनरली क्या लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और 298। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में हम कितना क्या लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लेते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में हम ये ले लेते हैं, इसमें ये ले रहे हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इस कंडीशन में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारा क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे बोलेंगे SOP, क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या आता है SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे किससे डिनोट करेंगे E नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा Mn से Mn N+। ठीक, अगर मैं रिडक्शन की बात करूं तो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसे क्या बोलेंगे SRE, और इसे डिनोट करेंगे E Mn+2। इतनी सी बात है। अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं, भाई देखो अगर कंसंट्रेशन एक की जगह 2 हो गई तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 बार और 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम सोल्यूशन ले लें, यानी जो हमने ZnSO4 लिया या कोई भी लिक्विड लिया इलेक्ट्रोलाइट, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, उसका टेम्परेचर 298 केल्विन है, उसको जो प्रेशर है वो 1 बार है, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी 4 सेपरेशन होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, अभी इतना हो गया। अब हम कॉन्स्टेंट गैल्वेनिक सेल पे, पर वो मैं आपको, ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया जनरल टर्म्स में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।